हेलो, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। फिर से हम लोग एक साथ अपने वही पिछले कंटेंट स्टेजेस ऑफ क्वालिटीज़ जो पढ़ रहे थे, उसमें हमने पिछले वीडियो में इन्फ्लुएंसी स्टेज की कुछ महत्वपूर्ण जो क्वालिटीज़ थी उसके बारे में डिस्कस किया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं उस स्टेज के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ है। आइए देखते हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। विशेषताएं पहले देख लेते हैं कि जो बाल्यावस्था है इसकी जो स्टेज की उम्र क्या होती है। तो स्टेज की उम्र मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का होता है। और आपको याद होगा हमने पिछले इन्फेंसी स्टेज में बताया था कि जो उम्र होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। आइए सबसे पहले हमने यहाँ नोट किया है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इन्फेंसी स्टेज को आपको याद होगा कि निर्माण काल की अवस्था कहा गया था और इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने कहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बाल्यावस्था में बालक के कुछ विशेष गुणों को देखने को एक कह सकते हैं कि बालक के अंदर कुछ नई नई प्रवृत्तियाँ, नई नई चीज़ें, नई नई इच्छाएँ, नए नए स्वरूप संरचनाएं देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसे कोल एंड ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर विशेषता है कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो आप बताएंगे कोल एंड ब्रूस ने। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, इस अवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता शारीरिक व मानसिक स्थिरता है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता का मतलब ये नहीं कि शारीरिक और मानसिक जो अभिवृद्धि है वो रुक जाती है, रुकती नहीं है, क्योंकि विकास कभी नहीं रुकता, मैंने आपको बताया है। लेकिन इस समय जो विकास का जो विकास की गति है वो मंद रहती है और यहाँ पर शारीरिक और मानसिक स्थिरता में एक सुदृढ़ता और गति मिलती है। इस समय बालक शारीरिक अवस्था की तुलना में बिल्कुल सुदृढ़, बिल्कुल संयोजित और बिल्कुल कह सकते हैं कि एक जो सॉलिड संरचना होनी चाहिए बॉडी की इस उम्र में वो हो जाती है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक स्थिरता का मतलब सुदृढ़ता आ जाती है, गति होती रहती है, वो तीव्रता नहीं रहती, लेकिन वो सुदृढ़ता आ जाती है। वो एक संरचना जो बाल्यावस्था में बच्चों में देखने को मिलती है वो हो जाती है। तो इसीलिए बाल्यावस्था की पहली विशेषता। दूसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि इसलिए कहेंगे क्योंकि अब इस समय बालक की जो प्रवृत्ति होती है बहिर्मुखी होती है। अब बालक बहुत कुछ जानने को जिज्ञासु हो जाता है, उसे हर चीज़ का कुछ न कुछ हाँ नहीं, मतलब अब वो तर्क की अवस्था में आ जाता है। पूरी तरीके से वो चिंतन तो नहीं कर पाता, लेकिन अब उस तरीके की श्रेणी में आने लगता है। अब वो प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है, वो ध्यान केंद्रित करके उस पर तर्क करना चाहता है, वो संवेदनापरक होना चाहता है, वो सहनशील बनना चाहता है, वो एकजुट होकर लोगों के समूह में रहकर अपनी भागीदारिता देना चाहता है। तो इस तरीके से मानसिक योग्यताओं में इस उम्र में, इस अवस्था में वृद्धि होती है। जिज्ञासा और रचनात्मक कार्य में रुचि। जाहिर सी बात है कि बच्चा इस अवस्था में बालक क्या, क्यों, कैसे इत्यादि पर तेजी से बल देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के पास जो भी सामान आ जाता है, कोई भी टूटे फूटे सामान आते हैं, कोई सामान वो एकत्रित करता है, क्योंकि इस समय बालक के अंदर संग्रहण करने की क्षमता बहुत तेज होती है। मैंने एक पार्टी यहाँ लिखवाई है, संग्रह करने की। अगर उसके पास कोई भी सामान है टूटा फूटा, अच्छा बुरा, तो टूटे फूटे सामान को वो जोड़ना और अच्छे सामान को तोड़ मरोड़ कर वो नया बनाने का अपना एक दिमाग चलाता है, अपनी मानसिक तर्क को उस सामान के थ्रू सही बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए बालक एक रचनात्मक प्रवृत्ति का होता है, कुछ नया करना। आप देखते होंगे हम सभी के घर में जो इस उम्र के बच्चे होते हैं
वो जो टूटे फूटे जैसे कांच की गोलियों को एकत्रित करना, जो कंचे कहे जाते हैं, उन सबको एकत्रित करके छोटे छोटे खिलौने होते हैं, टूटे फूटे खिलौने को, या जो टॉर्च की इत्यादि की बैटरीज होती हैं उसके बारूद को निकाल कर वो कई तरीके की चीज़ों का आविष्कार करते हैं। इस तरीके की जिज्ञासाएँ बच्चों के अंदर होती हैं। तो ये इसी उम्र में, इसी अवस्था में देखने को मिलती है। सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास का मतलब ये है कि अब बालक परिवार को ही प्राथमिकता नहीं देता, अब बालक परिवार से बाहर निकल चुका होता है, क्योंकि इस अवस्था में आप देखते हैं कि बालक विद्यालय जाना शुरू कर देता है। इसलिए विद्यालय जीवन का प्रारंभ जो है इसी अवस्था से होता है। आप जानेंगे विद्यालय जीवन का प्रारंभ, विद्यालय जीवन का प्रारंभ इसी अवस्था से शुरू होता है। और आप जानते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, और समाज का एक समाज में जब बच्चा ऐसे समाज में जाता है तो बालक का पूरी तरीके से विकास होता है। तो इसलिए बालक के सामाजिक गुणों का विकास वह अपने दोस्त मित्रों से मिलता है, सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं रहता। वो परिवार के बाद पास पड़ोस समूह में खेलना कूदना, विद्यालय में जाकर अभिभावक रूपी शिक्षक से संपर्क में आना, अपने कई धर्म के से मित्रों को से एकजुटता बनाना, समूह में रहना, दोस्त मित्रता करना, इस तरीके की चीज़ों में वो रहता है। इसीलिए बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, साथ ही साथ नैतिक गुणों का विकास भी शुरू हो जाता है। आपने देखा है इन्फेंसी स्टेज में बालक के नैतिक गुणों का विकास नहीं होता, वो सही गलत में अंतर नहीं कर पाता। आपको याद होगा कल्पना की सजीवता हमने बताया था इन्फेंसी स्टेज में, तो उसमें परियों की कहानी को परी को रियल मान लेते हैं, वो सही और गलत में फर्क नहीं करते। लेकिन इस उम्र में बालक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो विद्यालय जीवन से जुड़ चुके होते हैं, सही गलत की सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, तो उनके अंदर सही गलत की धारणाएं आना प्रविष्ट होती हैं, प्रारंभ होती हैं। इसीलिए यहाँ पर बालक का सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। हमने आपको बताया कि जब बालक का सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है तभी बालक का जो नेचर होता है वो बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी का मतलब खुला मिजाज, जैसे बोलते हैं खुला मिजाज। बालक किसी भी चीज़ों को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहता, जो कुछ भी होता है वो बोलता है, सबका सहयोग करता है, सबसे सहयोग पाने की आशा करता है। इसीलिए बालक का जो नेचर होता है, बालक की जो विशेषता होती है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। आपने इन फैसी स्टेज में देखा होगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व था, कि जो कुछ था बच्चा अपने तक सीमित रखता था। उसके माँ हो, उसका भाई हो, उसकी माँ को कोई और ना बोले, या उसकी माँ किसी और बच्चे को न लेने, तो वो ईर्ष्या करने लगता था। लेकिन बहिर्मुखी में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ कहाँ जा रही है, पिता किससे बोल रहे हैं, भाई किससे बोल रहा है। बच्चों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि बच्चा खुले मिजाज का होता है, वो सामाजिक जीवन की ओर प्रविष्ट हो चुका होता है। इसके बाद है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रक्रिया। आप देखते हैं छोटे बच्चे घर में, इस उम्र के बच्चे घर में एक पल भी रुकना पसंद नहीं करते हैं, वो बार बार कभी इस घर कभी उस घर कभी उस घर भ्रमण करते रहते हैं। निरुद्देश्य का मतलब कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं, और लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये होता है खेलना कूदना। वो खेलने कूदने के लिए एक घर दूसरे घर, पूरे गांव, हर जगह भ्रमण करना चालू करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति इस अवस्था में देखने को मिलती है, इसीलिए इस अवस्था को निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सामूहिक खेलों में रुचि और सामूहिक प्रवृत्ति प्रवृत्ता। सामूहिक खेलों में रुचि, बच्चा अब अलग, जब हमने आप बता दिया कि बालक का जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अकेले एकांत में तो हो नहीं सकता। बालक समूह में एक साथ खेलना चाहता है, वो अकेले रहकर जीवन यापन नहीं करना चाहता, वो समूह में रहकर अपना भी जो है कि बड़प्पन देखता है, उसको भी अच्छा लगता है, वो अपने आप को महान समझता है, वो लोगों के बीच में अपने कार्य द्वारा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है। इसीलिए इस समय जो है इस अवस्था को गैंग एज की अवस्था कहते हैं, या दल समूह की अवस्था, क्योंकि बालक समूह में रहना चाहता है, समूह में अपना स्थान बनाना चाहता है, और वो बड़े से बड़े लोगों के तरीके से कार्य करना चाहता है। कई तरीके की मतलब बड़े से बड़े लोगों के कार्यों को भी अपने रूपों में करना चाहता है। वो वयस्क तो नहीं बन सकता, लेकिन वयस्क की तरह वो बनना चाहता है। इसीलिए इसको छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता या छद्म। छद्म का मतलब छलावा। छलावा का मतलब कि जो वयस्क लोग काम कर रहे हैं, बालक वो कर नहीं सकता, लेकिन उन्हीं की तरह करने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ मिथ्या परिपक्वता कि वो, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा स्कूल जाता है, और स्कूल जाता है
और जब स्कूल से घर आता है तो उसके ड्रेस गंदे होते हैं, वो झूठ बोल देता है कि उसके ड्रेस कहाँ से गंदे हो गए, वो सही चीज़ों को नहीं बता पाता। तो इस तरीके से ऐसी स्टेज में बच्चे झूठ भी ज़्यादा बोलते हैं। इसीलिए इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, छद्म की अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था, गंदी आयु की अवस्था किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के ड्रेसेस बहुत गंदे होते हैं। आप देखेंगे रास्ते में पानी है, बच्चे उसी में अपने जूते डुबा कर छलांग मारते हैं और घर पर आके कहेंगे कि मुझे ढकेल दिया, या ऐसे हो गया या वैसे हो गया। अक्सर बच्चे झूठ बोलते हैं। तो ये सारे जो बच्चों की क्वालिटीज़ होती है उसी अवस्था में देखने को आती है। जो कहते हैं ना एक बाल लीला, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला थी वो इसी उम्र में देखने को मिली थी। तो वही बाल छवियाँ इस अवस्था में बच्चों की देखने को मिलती है। संवेगों का दमन व प्रदर्शन, जब बच्चा बहिर्मुखी नेचर का होता है और जब वो नैतिक चीज़ों को समझने लगता है तो अब वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, ज़्यादा ईर्ष्यालु नहीं होता, ज़्यादा क्रोध नहीं करता है। संवेगों पर वो अब अपनी पकड़ बना लेता है। जैसे हमने बताया था इन्फेंसी स्टेज में कि अगर उसकी माँ, बच्चे की माँ किसी और बच्चे को ले लेती है तो बालक रोता है, बिलखता है, मन ही मन ईर्ष्या करता है और अपने आप को पटकने लगता है। लेकिन इस उम्र में बच्चा ऐसा नहीं करता, वो अपने संवेगों पर अपनी पकड़ बनाकर रखता है और उसका सही रूपों में प्रदर्शन करता है। काम शक्ति की न्यूनता, जैसे हमने आपको बताया था कि इन्फेंसी स्टेज में क्या था कि बालक माँ के स्तनपान पर ज़्यादा ध्यान देता है। भूख लगती है तो माँ उसको स्तनपान कराती है और उसका अपने परिवार और अपने शारीरिक क्रियाकलापों पर बड़ी जो होती है कि बड़ा उससे प्रेम रहता है। लेकिन इस अवस्था में बालक समलैंगिकी होते हैं। समलिंगी का मतलब कि लड़के लड़कियों की ओर आकृष्ट होते हैं, लड़के लड़के को मित्र बनाते हैं, लड़की लड़कियों को मित्र बनाती है। इसीलिए काम शक्ति की, काम प्रवृत्ति की न्यूनता इसमें देखी जाती है। इसमें काम प्रवृत्ति की प्रबलता उच्च नहीं होती, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे होते हैं वो समलैंगिक मित्र बनाकर अपने क्रियाकलाप करते हैं और उसी में रुचि लेते हैं। फिर उसके बाद वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध का मतलब ये है कि बच्चा जो है स्वप्न में नहीं जीता है, जो कुछ भी है वो वास्तविक में ही होता है। जैसे आपको मैं बताया था कल्पना की सजीवता इन्फेंसी में कि वो परियों को रियल मान लेते हैं, भूत को रियल मान लेते हैं। बट इसमें बच्चा ये सब चीज़ें नहीं मानता, वो सोचता है कि प्रत्यक्ष उसको करके देखे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। बच्चा भ्रम में नहीं जीता, वास्तविक जगत में जीता है। इसीलिए ये अवस्था, इस अवस्था की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बहुत सारे इस अवस्था के बहुत सारे नाम हैं, जैसे मिथ्या परिपक्वता, छद्म की अवस्था, विद्यालय जीवन के प्रारंभ की अवस्था, दल की अवस्था, अनोखा काल, इस तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सारी इसकी विशेषताएं और इसके उपनाम हैं। तो ये हुआ बाल्यावस्था। इसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था की क्या विशेषता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कठिन काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय बच्चों को सही निर्देशन और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बच्चा अब किस उम्र में पहुंच जाता है? उम्र जो होती है 12 से 18 वर्ष, और ये बच्चों के तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है। अगर बच्चे फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। और तूफान का मतलब कि यदि उनके अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं तो वो अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हैं, सोचने समझ की क्षमता उनकी छीड़ हो जाती है। संघर्ष का मतलब कि यदि बच्चा पढ़ाई में अपने स्ट्रीम को नहीं सिलेक्ट कर पा रहा है कि वो क्या पढ़ाई करे, तो वो मानसिक रूप से प्रेशर में आ जाता है। तो इस अवस्था में आवश्यकता होती है उनको सही गाइडेंस की। इसीलिए जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। सबसे कठिन काल इसलिए भी है क्योंकि शैशवावस्था के बाद शारीरिक और मानसिक जो तीव्रता होती है वो शैशवावस्था में देखने को मिलती है। बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था में वो फिर से तीव्र हो जाती है। बालिकाओं के बहुत सारे शरीर के अंगों में ग्रोथ होता है, और जो लड़के होते हैं उनके मसल्स इत्यादि में बहुत सारे जो है कि काफ़ी ग्रोथ होने लगते हैं। तो इस तरीके से अब लड़के और लड़कियां अपने आप को बचपन की अवस्था में नहीं बल्कि एक वयस्क और युवा की श्रेणी में रखते हैं। वो अपने आप को सबसे अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं उनकी क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता और दृढ़ता। जैसे आप देखते हैं कि बालिकाओं की बॉडी स्ट्रक्चर, बालिकाओं की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि गतिविधियों में बहुत सारे इंटरचेंजिंग होती है। बालकों में आप देखेंगे उनके मसल्स, अक्सर उस उम्र में बच्चे अपने मसल्स बनाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, अपने शरीर को मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि इस उम्र के बाद न तो लंबाई बढ़ती है
लंबाई नहीं बढ़ती है और भी जो कुछ होना होता है इस उम्र में हो जाता है, जो कुछ भी गतिविधियाँ होनी होती है इस उम्र में हो जाती है। इसलिए इसमें सुदृढ़ता पाई जाती है तीव्रता के साथ साथ। व्यवहारों में विभिन्नता, व्यवहारों में भिन्नता का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तालमेल नहीं रहता। अगर माता पिता बच्चों की बातों को नहीं समझते तो बच्चा उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने तरीके से कार्य करता है। बच्चा किशोर होता है और वो अपने तरीके से अपनी बातों को मनवाना चाहता है, इसीलिए व्यवहारों में भिन्नता होती है। और यदि व्यवहारों में भिन्नता हुई और उनको सही गाइडेंस ना दिया जाए तो बच्चा इस तरीके से तनाव के माहौल में, संघर्ष के माहौल में कुछ उल्टे सीधे कदम भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, स्थिरता और समायोजन का अभाव। जब बच्चा किसी चीज़ को सही ढंग से नहीं कर सकता तो वो किसी भी जगह समायोजन नहीं कर पाता। आप देखते हैं अगर एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो और वहाँ रोज झगड़े झंझट होते हों तो बच्चा ऐसी जगह पर स्थिर नहीं हो पाता और वो समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। जब समायोजन स्थापित नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेशन के माहौल में हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको ना अच्छा दिखता है ना बुरा, उसकी गतिविधियाँ बिल्कुल कह सकते हैं इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो इसलिए उस समायोजन का भी अभाव पाया जाता है। इसलिए इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें डिस्टर्बेंस भी होता है तो कुछ सेटिस्फैक्शन भी होता है। इसमें यदि कोई बच्चा, कोई भी बालक अगर किसी को अपना मित्र बना लिया तो वो उसके प्रति बिल्कुल घनिष्ठ होता है, जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता। अगर कोई घनिष्ठ मित्र बन गया तो वो उस मित्र से कभी भी धोखेबाजी वाला काम नहीं करेगा और वो अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए अब हर तरीके से उसके लिए कार्य करेगा। वो अपना परचम लहराना, अपना मान सम्मान स्थापित करने के लिए कुछ भी उसके लिए करने को तत्पर रहता है। इसीलिए इस अवस्था में अगर आपसे पूछा जाए कि घनिष्ठ मित्रता या व्यक्तिगत मित्रता की विशेषता किस स्टेज में देखने को मिलती है तो आप कहेंगे किशोरावस्था। इसलिए ये अवस्था व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता में कही जाती है क्योंकि इस समय बच्चा करो या मरो पर उतारू होता है। वो सोचता है वो अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए ऐसा कार्य करना चाहता है और अगर उसको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं से वो नर्वस हो सकता है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, कहा जाता है कि अगर बच्चों को ज़्यादा परिवार में डिसिप्लिन में रख दिया जाए, विद्यालय में भी ज़्यादा टाइट अनुशासन में रख दिया जाए तो बच्चा जरूर एक ना एक दिन विद्रोह करता है। और यदि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो बच्चा स्वतंत्रता के माहौल में, क्योंकि आप कहते हैं कि ज़्यादा स्वतंत्र बच्चे भी कहीं ना कहीं से अपने न सोचने योग्य भी कार्य कर जाते हैं और कभी कभी होता है कि ज़्यादा टाइट व्यवस्था में रखने पर भी बच्चे असहज होकर कार्य बुरे से बुरे कर जाते हैं। इसीलिए बच्चों को सही नेतृत्व, सही मार्गदर्शन के रूप में ऐसी क्रिया पद्धति को समझाया जाए और उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इसीलिए विद्रोह की भावनाएं भी इस समय उत्पन्न होती है। काम प्रवृत्ति की अगर परिपक्वता की बात करें तो इसमें विषम लिंगी प्रधानता होती है। विषम लिंगी का मतलब ये होता है कि इसमें और शैशवावस्था में दोनों काम प्रवृत्ति की प्रबलता उच्च होती है। उस समय काम प्रवृत्ति की प्रबलता इन्फेंसी के आधार पर होती है और इसमें एडोलेसेंस के आधार पर। इसमें क्या है कि इसमें लड़के का रुझान लड़कियों की तरफ, बालक का रुझान बालिकाओं की तरफ और बालिकाओं का रुझान बालकों की तरफ ही होता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस कारण से भी विद्रोह और समायोजन का अभाव तथा व्यवहारों में विभिन्नता हो सकती है। विषम लिंगी प्रभाव होने के कारण या विषम लिंगी व्यवहार होने के कारण भी विद्रोह की भावना और घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता की भावना, स्थिरता और समायोजन का अभाव और व्यवहारों में विभिन्नता पाई जा सकती ही है। इसके बाद समूह को महत्व, इसमें क्या होता है कि वयस्क या किशोर बालक किसी न किसी समूह का नेतृत्व करता होना चाहता है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी कमेटी बनी हुई है, सपा बसपा इस तरीके की। तो अगर इस तरीके के दल में बच्चा शामिल होता है तो उस दल के प्रति वो बिल्कुल स्वामी भक्त होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं ईमानदारी से काम करूं ताकि उस ईमानदारी का फल मुझे मिले, चाहे वो पैसे के रूप में मिले या प्रशंसा के रूप में मिले, लेकिन वो अपना परचम इस महानता और इस शाबाशी या ऐसे कार्यों के द्वारा वो प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए वो अपने दल के प्रति स्वामी भक्त होता है, उसके साथ विश्वासघात नहीं करता। ना तो वो स्वयं करना चाहता है और ना दूसरे को विश्वासघात करने देता है।
इसके बाद है समाज सेवा व ईश्वर व धर्म में विश्वास तथा नायक पूजा। इस उम्र में एडोलसेंट स्टेज में बालक का कोई न कोई आदर्श जरूर होता है, या जैसे स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, और भी ऐसे अगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। कि वो आइडियल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई किसी को अच्छा लगता है तो वो उसकी तरीके का बनना चाहता है, उस तरीके का व्यवहार करना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान सीरियल, शक्तिमान सीरियल में शक्तिमान के गोल गोल घूमने की वजह से बच्चे उसका बहुत अनुकरण कर रहे थे, लेकिन वो अनुकरण गलत था क्योंकि उन बच्चों में बोध नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बच्चों में बोध आया तो ये लगा कि ये गोल गोल घूमने से बच्चे मर सकते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से बच्चे अपने ऐसे आइडियल को चुनते हैं कि उस तरीके का वो व्यवहार कर सके। उस समय ऐसी उम्र में बच्चों में धर्म पर भी विश्वास होता है, वो अपने धर्म के प्रति सचेत होते हैं और धर्म के प्रति एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं दलों को लेकर झगड़े झंझट होते हैं, जाति को लेकर जो है कि विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हैं और इस उम्र में बच्चा समाज सेवी भी होता है। जैसे आप सबसे छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बहुत छोटी सी उम्र से एक युवा एक नेता के रूप में उभर कर आए और जिन्होंने पूरे देश में अपनी छवि के कारण सभी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया। उनका सबसे बड़ा सम्मेलन आप लोग जानते होंगे, वाशिंगटन का सम्मेलन। वो बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, उस उम्र में ही उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई कि लोग आज तक युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा के चलते भी किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता के रूप में इसे रखा जाता है। इसके बाद दिवा स्वप्न की प्रबलता। आपने इन्फेंसी में देखा होगा कि बच्चा कल्पना की सजीवता का मतलब कि सही गलत का उसको पता नहीं होता, जो उसको बता दिया जाता है वही उसको सही मानते हैं। लेकिन इस समय बच्चा दिन में ही जगह जगह सपना देखता है, यदि मैं ये होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं सचिन तेंदुलकर की जगह होता तो मैं ये खेलता। अक्सर आप देखते होंगे क्रिकेट में जब खिलाड़ी बोल्ड हो जाता है या आउट हो जाता है तो कहे कि अरे ये ऐसा कर दिया, मैं होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ऐसा कर सकता था। अर्थात बैठे बैठे दिवा स्वप्न में डूबे रहना, ऐसी छवि इस उम्र में देखने को मिलती है। इसलिए दिवा स्वप्न की इसमें प्रबलता होती है। काम भले इंसान न करे लेकिन इमेजिनेशन पहले से करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो इमेजिनेशन करते हैं तो उस कार्य को करने का दम भी रखते हैं। ये इस स्टेज की क्वालिटीज़ है। अपराध प्रवृत्ति का विकास। कहा जाता है कि इसी उम्र में अंगुलीमाल डाकू वाल्मीकि बने, इसी उम्र में सुदामा भी थे, इसी में भगवान श्री कृष्ण भी थे और भगवान श्री रामचंद्र भी थे। कई तरीके के लोग थे। आपने देखा होगा डाकू अंगुलीमाल ही महर्षि वाल्मीकि बने। कहने का मतलब अगर सही मार्गदर्शन मिलता है तो अपराधी होते हुए भी हम अपराध को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन या एक अच्छे व्यक्ति का जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर उनको सही माहौल नहीं मिला, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में रहा, तो बच्चा जरूर न जरूर कोई समस्यात्मक बालक या अपराधी प्रवृत्ति का बालक हो सकता है। इसीलिए इस समय इस अवस्था में बालक अपराधी प्रवृत्ति का होता है। आप कसाब को जानते होंगे, छोटा सा बालक था, सही माहौल न मिलने की वजह से वो बालक अपराधी बन गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। स्थिति व महत्व की आकांक्षा। स्थिति और महत्व की जैसे हमने बात की कि बच्चा अगर किसी दल का लीडर होता है या किसी दल का सदस्य होता है तो उस समूह में रहते हुए अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहता है। जैसे क्लास का मॉनिटर अगर किसी को बनाया गया तो अगर मॉनिटर बन जाता है तो वो ये हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा मॉनिटर बनूं। तो वो अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए वो अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है कि उसके पद को कोई न छीन सके और उसके पद के साथ कोई धोखा न कर सके। ऐसी प्रबलता भी इसमें देखने को मिलती है। बच्चों के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह होती है। साथ ही साथ व्यवसाय का चुनाव। बालक, अब आप देखते हैं कि इस उम्र में बच्चा लगभग इंटर पास कर लिया होता है या माध्यमिक शिक्षा कर रहा होता है। अब कहा जाता है कि ये एक आयरन गेट कहते हैं कि ये प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच का लेवल होता है। अब इसी के बाद बच्चा अपने चुनाव का भी, अपने व्यवसाय का भी चुनाव करता है। यदि मैं साइंस स्ट्रीम से रहूँगा तो मुझे ये करना है, अगर मैं आर्ट स्ट्रीम से रहूँगा, ये सब्जेक्ट लूँगा तो मुझे आगे ये करना है। यानी वो अपने विषय के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर अपने
अपने व्यवसाय का चुनाव करने के लिए भी तत्पर रहता है। इसलिए ये बहुत सारी क्वालिटीज़ निकल कर आती हैं किशोरावस्था की। इस उम्र में बच्चों को सही गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। अगर सही गाइडेंस और काउंसलिंग बच्चे को मिलता है तो बच्चा सही दिशा की ओर मूव करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम या इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और यदि सही गाइडेंस और काउंसलिंग न मिली तो बहुत सारे आतंकवादी, चोर, अपराधी प्रवृत्ति के लोग बन सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको चाइल्डहुड स्टेज और एडोलेसेंस स्टेज के कुछ बालकों के महत्वपूर्ण गुणों को हमने यहाँ पर बताया। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो एडोलेसेंस स्टेज है और इसमें इन्होंने एडोलेसेंस स्टेज के बारे में सबसे ज़्यादा स्टैनले हॉल ने अपनी एक किताब लिखी है एडोलेसेंस एक किताब लिखी है स्टैनले हॉल ने। उसमें इन्होंने किशोर बच्चों के गुणों के बारे में काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है और सबसे ज़्यादा स्टैनले हॉल ने ही इनकी विशेषताओं पर फोकस किया है, क्योंकि उनके 3 शब्द कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। तनाव, तूफान और संघर्ष का काल। वो कहते हैं ना, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है किशोर काल। इसीलिए किशोर काल को कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो आप लोगों को हमारा ये लेक्चर, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को देखिए ताकि हम अपने वॉच टाइम को भी बढ़ा सकें और अपने व्यूज़ को भी बढ़ा सकें और साथ ही साथ आपको हम कुछ और नए कंटेंट अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर सकें। तो तब तक के लिए फिर हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।